हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं डीसी शुक्ला टारगेट टाइम्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज के सब्जेक्ट में महासागरीय जलधाराओं का अध्ययन करेंगे। महासागरीय जलधाराओं से क्वेश्चन परीक्षा के जितने भी आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन महासागरीय जलधाराओं से भी पूछे जाते हैं। जैसे कहने का मतलब कि टेट और सुपर टेट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो पर्यावरण से बनते हैं, इन्वायरमेंट से बनते हैं। लेकिन पर्यावरण में भी आपका वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल जो पार्ट में विभाजित है, तो उसके अंतर्गत जो आपका जलमंडल है, उस जलमंडल में महासागर की संरचना, महासागर के कुछ विशेषताएं, महासागर कितने प्रकार के हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर के बारे में सामान्य अध्ययन। उसके अलावा महासागर में प्रवाल भित्तियां, महासागर में लवणता, महासागरों में ज्वार भाटा और महासागर में जलधाराओं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर जलधाराओं से है, ओशियन करंट है, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो प्रमुख क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। पहले तो आप ये जानिए कि महासागरीय जलधाराएं कहते किसे हैं, जलधाराएं क्यों चलती हैं, महासागरीय जलधाराओं के चलने के क्या कारण हैं। महासागरों के किनारे यानी कह सकते हैं कि तटीय क्षेत्र में नदी के तरह जल का प्रवाह महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। नदी की तरह जल का प्रवाह होता है। यह नदी की जल की तरह जो प्रवाह होता है उसके क्या कारण हैं। तो पहले तो आप ये जानिए कि महासागरीय जलधाराएं किसे कहते हैं। तो एक लाइन में आप ये जानिए कि महासागरों के किनारे यानी कि तटीय क्षेत्रों में, महासागरों के किनारे नदी की तरह जल प्रवाह को जलधाराएं कहते हैं। जलधाराएं। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए कि महासागरीय जलधाराएं चलती हैं महासागरों के तटीय क्षेत्र में, महासागरों के मध्य भाग में, महासागरों के तटीय तथा मध्य दोनों भागों में, या सभी जगह। तो इस तरह से महासागरों के किनारे का मतलब होता है तटीय क्षेत्रों में, या महाद्वीप के किनारे, या महासागरों के किनारे जो तट क्षेत्र है। और तट क्षेत्र महासागरों में जो 3 पार्ट महासागरों के विभाजन हैं, जैसे कहा जाए महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दूसरा पार्ट होता है महाद्वीपीय मग्न ढाल, जो ढाल जहां से समुद्र की ढाल शुरुआत होती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। और तीसरा होता है महासागरीय मैदान। महासागरीय मैदान जो कि मैदानी क्षेत्र यानी कि समुद्र का जो बीच वाला भाग है वो मैदानी क्षेत्र की तरह होता है, समतल क्षेत्र होता है। तो ये कह सकते हैं कि महासागरों के किनारे यानी कि तटीय क्षेत्र या महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ये जलधाराएं चलती हैं। नदी की तरह इनका प्रवाह होता है, इसलिए इन्हें जलधाराएं कहते हैं। अब यहां प्रश्न बनता है कि जलधाराएं क्यों चलती हैं, जलधाराओं के चलने का कारण क्या है। कारण में देखिए, कारण महासागरीय जलधाराओं के चलने का कारण क्या है। तो पहला कारण है तापमान, टेम्परेचर। और तापमान या फिर कहिए आर्द्रता, लवणता, क्षारीयता। अब यह कह लीजिए कि तापमान और लवणता कैसे महासागरीय जलधाराओं
के चलने का कारण होती हैं। कैसे होती हैं? महासागरों में जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होगा, जब तापमान अधिक होगा तो वहां पानी का वाष्पन होगा। पानी के वाष्पन होने से पानी की मात्रा में कमी होगी, और जिधर तापमान कम होगा वहां पानी लेवल में अधिक होगा। तो वो पानी अधिक तापमान वाले क्षेत्र जहां पानी वाष्पन के द्वारा कम होता है वहां पानी बह करके आएगा। तो जहां पर जिन महासागरों के जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक है वहां पर पानी बह करके आता है, धारा की तरह पानी बह करके आता है। लवणता इसी तापमान से ही रिलेटेड है। हम इसके पहले चैप्टर में लवणता भी पढ़ चुके हैं, सैलिनिटी भी पढ़ चुके हैं। हमने कहा था कि महासागर में जहां तापमान अधिक होता है वहां पर लवणता अधिक होती है। कारण वही है कि तापमान अधिक होने से पानी का वाष्पन अधिक होगा। जब पानी का वाष्पन होगा तो पानी की मात्रा में कमी होगी, और जब पानी की मात्रा में कमी होगी तो लवणता की मात्रा बढ़ेगी। तो चाहे आप तापमान कहिए और चाहे लवणता कहिए, या दोनों आ जाए ऑप्शन में तो दोनों सही है, तापमान और लवणता दोनों सही है। दूसरा कारण होता है जल प्रवाह का, जलधाराओं का। दूसरा कारण है पवने, विंड्स। अगर यह कहा जाए कि महासागरीय क्षेत्र में जहां पर हवाएं तेज चलती हैं, एक ही दिशा में अगर हवा बड़ी तीव्र गति से चलती है तो हवा के प्रभाव से महासागर में पानी का भी प्रवाह होने लगता है, जलधारा भी चलने लगती है। जैसे उदाहरण में हम कहें कि हिंद महासागर में जब मानसून आता है तो आने वाले मानसूनी पवनों के द्वारा पानी दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से पानी प्रवाह होकर के आता है, भारत के तटों से टकराता है। लेकिन जब मानसूनी पवनें वापस लौटती हैं तो उसके साथ पानी का भी प्रवाह होता है। तो हवाओं के द्वारा भी जलधाराएं चलती हैं। तीसरा कारण जो कि महत्वपूर्ण कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा उत्पन्न अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है, जिससे उसके बाहर की ओर लगने वाला बल, जिसे अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, उसके द्वारा भी जल की धाराएं चलने लगती हैं। ये प्रमुख कारण हैं। फिर से एक बार रिवाइज करिए, महासागरीय जलधाराएं कहां चलती हैं? तो महासागरीय जलधाराएं महासागरों के किनारे यानी कि तटीय भाग में नदी के प्रवाह की तरह, जैसे नदी की जलधारा चलती है उस तरह से धाराएं चलती हैं, जिन्हें महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। तो महासागरों के तटों पर, महासागरों के किनारे भाग में जलधाराएं चलती हैं। दूसरी तरह से क्वेश्चन आ जाए कि महासागरीय जलधाराएं क्यों चलती हैं, चलने का कारण क्या है? तो महासागरीय जलधाराओं में पहला कारण है तापमान और लवणता, दूसरा कारण है पवनें, तीसरा कारण है पृथ्वी के घूर्णन द्वारा उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अब इसी में ऑप्शन डाल दिया जाए कि महासागरीय जलधाराओं के चलने का कारण नहीं है, इसी में हम ऑप्शन डाल दें चौथा, ज्वार भाटा डाल दें। अब इसमें पहला ऑप्शन आ जाए, कौन कारण सही नहीं है? तो तापमान ये सही है, लवण पवने ये सही है, अपकेंद्रीय बल सही है। लेकिन ज्वार भाटा ऑप्शन में अगर आता है
तो इस ज्वार भाटा से महासागरीय जलधाराएं नहीं चलती हैं। तो जैसे ऑप्शन में आ जाए ज्वार भाटा, तो इसका आंसर ज्वार भाटा होगा। न चलने का कारण है ज्वार भाटा। आप लोग समझ गए होंगे महासागरीय जलधाराओं के चलने का क्या कारण है। यहां अगले क्रम में ये चलते हैं कि महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक ठंडी जलधाराएं, एक गर्म जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। नंबर ए गर्म जलधारा, गर्म जलधाराएं, और दूसरी होती हैं ठंडी जलधाराएं। ठंडी जलधाराएं दो होती हैं, वार्म करंट, दूसरी होती हैं कोल्ड करंट। गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। गर्म जलधाराएं यानी कि गर्म क्षेत्र से पानी बह करके ठंडे क्षेत्रों की ओर जाएगा तो पानी गर्म होगा। गर्म जलधाराएं यानी कि गर्म जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगी, और ठंडी जलधाराएं ठंडे क्षेत्रों से यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत रेखा की ओर आएंगी, वो ठंडी जलधाराएं। यानी कि ठंडे क्षेत्रों से जो पानी आएगा वो ठंडी होंगी, और जो गर्म क्षेत्रों से पानी जाएगा वो गर्म जलधाराएं होंगी। यहां पर आप विचार करें कि गर्म जलधाराएं कहां चलती होंगी और ठंडी जलधाराएं कहां चलती होंगी, तो हम अगले क्रम में चलेंगे। यहां पर आपको मैप, जो कि विश्व के मैप में महासागर हैं जहां पर, वहां पर आपको देखना होगा। जैसे हम कोई भी महासागर ले लें, जैसे हम कहें कि प्रशांत महासागर, हम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, हम किसी में भी हम, हालांकि हम सभी महासागरों की जलधाराओं पर चर्चा करेंगे। जैसे हम यहां थोड़ा सा मैप बना रहे हैं, प्रशांत महासागर हम यहां दिखाना चाहते हैं। मैप में आपको समझ में आया होगा कि जैसे इधर उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, इधर ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में ये आपका ये प्रशांत महासागर है। यहां पर हमने जैसे बताया था कि महासागरों में जलधाराओं के चलने का कारण तापमान है, टेम्परेचर है। तो सर्वाधिक तापमान देखा जाए तो पूरे वर्ष भर तापमान विषुवत रेखा क्षेत्रों में होता है, इक्वेटर लाइन में होता है। 12 महीने यहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें लगभग यहां लंबवत पड़ती रहती हैं। तापमान यहां अधिक होने का कारण है विषुवत रेखा क्षेत्रों में सूर्य की किरणें अधिक पड़ती हैं या पूरे वर्ष भर पड़ती हैं, जिससे तापमान विषुवत रेखा में सर्वाधिक या पूरे 12 महीने यहां तापमान अधिक रहता है।
यानी कहने का मतलब कि 27 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान कभी नहीं होता है। तो यहां महासागरों में भी तापमान विषुवत रेखा क्षेत्रों में अधिक होगा। यहां पर यह देखा जाता है कि विषुवत रेखा क्षेत्रों में तापमान किसी भी महासागर के पश्चिम क्षेत्र में अधिक होता है, पश्चिमी भाग में अधिक होता है, पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग में अधिक होता है। तो देखिए विषुवत रेखा का जो पानी है ये इस तरह से विषुवत रेखा क्षेत्र में बहते हुए पश्चिम की ओर आएगा, पश्चिम की ओर पानी बह करके आता है। इसे विषुवत रेखीय गर्म जलधाराएं कही जाती हैं और ये तटों से टकराएंगी। तो देखिए जब विषुवत रेखा में पानी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है तो यहां तापमान कारण होता है, टेम्परेचर के कारण पानी का प्रवाह होता है। लेकिन जब ये किसी तट से टकराएंगी तो तट से टकराने के बाद पानी इधर उत्तरी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ेगा। जब पानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों की ओर मुड़ेगा तो यहां पर मुड़ने का कारण होता है अपकेंद्री बल। पृथ्वी के घूर्णन से अपकेंद्री बल के द्वारा पानी घूम जाएगा, ध्रुवों की ओर चला जाएगा। लेकिन अपकेंद्री बल के द्वारा यह कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में, महासागरों के उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराओं के चलने का रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी के सुई के अनुकूल। इस तरह से देखिए जैसे ये पानी बह करके इधर गया और ये आगे इस तरह से ध्रुवों की ओर पानी निकल गया। यहां पर अलास्का क्षेत्र है, ये उत्तरी अमेरिका का अलास्का क्षेत्र है। अलास्का से ये पानी टकराएगा, टकराने के बाद देखिए इस तरह से अलास्का की ये खाड़ी है, ये अलास्का की खाड़ी है। अलास्का की खाड़ी में पानी ऐसे घूम जाएगा, यहां पर भी रोटेट करेगा। तो ये गर्म पानी का ही प्रवाह है, इन क्षेत्रों पर गर्म पानी आता है। लेकिन जब ध्रुवों से पानी, जो ग्लेशियर है ध्रुवों पर, वो भी ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जो ग्लेशियर हैं वो भी पिघल रहे हैं। यहां से ठंडा पानी की धारा, ध्रुवों से पानी जो आएगा वो ठंडा पानी होगा और ये पानी बहते हुए महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ये टकराते हुए या किनारे से होते हुए पानी फिर विषुवत रेखा की ओर आएगा। तो देखिए इसी तरीके से दक्षिण गोलार्ध में भी अपकेंद्री बल के द्वारा पानी इस तरह से घूम करके और फिर ये ध्रुवों में यहां तापमान कम होने पर फिर पानी ये इस तरह से विषुवत रेखा की ओर जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि इस तट पर गर्म पानी बह रहा है और इस तट पर ठंडा पानी बह रहा है। तो इधर गर्म जलधाराएं हो गई, इधर ठंडी जलधाराएं हो गई। इधर भी आप दक्षिणी गोलार्ध में, महासागरों के दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो यहां पर भी गर्म जलधाराएं और यहां पर ठंडी जलधाराएं। आप ये देख रहे होंगे कि गर्म जलधाराएं किस तट पर प्रवाहित होती हैं और किधर से किधर चलती हैं। हमने यहां बताया कि गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं। गर्म जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं। किसी महाद्वीप के, यहां एशिया ना देखिए, कोई भी महासागर का जो पश्चिमी तट होगा वो कोई ना कोई महाद्वीप का पूर्वी तट होगा। तो किसी महाद्वीप के पूर्वी तट या महासागर के पश्चिमी तट, महासागर का ये पश्चिमी तट है और ये महाद्वीप का पूर्वी तट है, महासागर के पश्चिमी तट अथवा महाद्वीप के पूर्वी तट में प्रवाहित होती है। जबकि ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, या ये कह लीजिए किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट अथवा महासागर के पूर्वी तट
पर प्रवाहित होती हैं। गर्म जलधाराओं में, जैसे क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, जैसे गर्म जलधाराओं में हम ऑप्शन दें कि गर्म जलधाराएं चलती हैं, प्रश्न है गर्म जलधाराएं चलती हैं। अब ऑप्शन पर विचार करें, ऑप्शन हम पहला दें कि गर्म जलधाराएं चलती हैं, कहां चलती हैं? ऑप्शन हम कह दें कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। दूसरा ऑप्शन दे दें महासागरों के पश्चिमी तट पर। तीसरा ऑप्शन दे दें महाद्वीप के पूर्वी तट पर। इसमें डी ऑप्शन दे दें महासागर के पूर्वी तट पर। अब हम इसमें क्वेश्चन बनाएं कि गर्म जलधाराएं नहीं चलती हैं, गर्म जलधाराएं नहीं चलती हैं। कहां नहीं चलती हैं? तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे कि गर्म जलधाराएं चलती हैं, तो पहला ऑप्शन पर विचार करेंगे तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। दूसरे पर विचार करेंगे महासागरों के पश्चिमी तट पर, तो ये महासागर है, इस महासागर के पश्चिमी तट पर ये गर्म है, महासागर के पश्चिमी तट पर चलती हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है, ए। ऑप्शन बी भी सही है। महाद्वीप के पूर्वी तट पर, कोई भी महाद्वीप है, इस महाद्वीप के देखिए महाद्वीप के पूर्वी तट पर चलती हैं, और महासागर के पूर्वी तट पर, महासागर के पूर्वी, ये महासागर है, महासागर के पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं नहीं चलती हैं। क्या चलती हैं? ठंडी जलधाराएं चलती हैं। महासागर के पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं नहीं बल्कि ठंडी जलधाराएं चलती हैं। तो आपका अगर इस पर विचार करना है कि गर्म जलधाराएं नहीं चलती हैं, तो ऑप्शन में आएगा आंसर डी सही है कि महासागर के पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं नहीं चलती। इस पर पहचान करना है कि गर्म जलधाराएं कहां चलती हैं, किधर से किधर चलती हैं। ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं, किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर अथवा महासागर के पूर्वी तट पर चलती हैं। अब यहां पर फिर से क्वेश्चन पर विचार करें कि ठंडी जलधाराएं किसी महाद्वीप के पूर्वी तट पर चलती हैं कि पश्चिमी तट पर, महासागर के पूर्वी तट पर, जबकि महाद्वीप के पश्चिमी तट पर चलती हैं। यानी कि महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं। अब अगर महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं तो पानी का वाष्पन नहीं होगा। जब पानी का वाष्पन नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, वर्षा नहीं होगी, तो महाद्वीप के पश्चिमी तट पर वर्षा नहीं होती है। तो जब महाद्वीप के पश्चिमी तट पर वर्षा नहीं होगी तो शुष्क क्षेत्र होगा, मरुस्थल क्षेत्र होंगे। तो देखिए कोई भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर अगर हम 10 से 30 अक्षांश के मध्य देखें, 10 से 30 अक्षांश के मध्य, 10 से 30 अक्षांशों के मध्य देखें तो किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल पाए जाते हैं। जैसे विचार करें कि उत्तरी अमेरिका में
कैलिफोर्निया में मोजेम मरुस्थल, सोनरान मरुस्थल और दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी चिली में अटाकामा मरुस्थल पाए जाते हैं। अटाकामा मरुस्थल पाए जाते हैं। तो किसी भी महाद्वीप के पश्चिम में, आप किसी भी महाद्वीप के पश्चिम में जाएं, लेकिन 10 से 30 अक्षांशों के मध्य रहें, 10 to 30 लेटिट्यूड्स दोनों के मध्य में अगर देखें तो विश्व में मरुस्थल पाए जाते हैं। यहां पर फिर से क्वेश्चन पर विचार करें। कथन और कारण में क्वेश्चन बनता है। कथन और कारण में क्वेश्चन ये बने कि किसी महाद्वीप के पश्चिम तट पर, किसी, जैसे कथन में लिख दें, कथन किसी महाद्वीप, किसी महाद्वीप के पश्चिम तट पर मरुस्थल पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। कारण में हम लिखते हैं किसी महाद्वीप या आब्लिक किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पश्चिमी तट नहीं, पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। और कारण में किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं। कथन और कारण आपके सामने है। अब इसमें किसी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं और कारण में है किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं। तो कथन भी सही है, किसी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं, और कारण भी सही है कि किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं। कथन, अब ऑप्शन में आ जाए, कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। और दूसरा ऑप्शन आ जाए, कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरे ऑप्शन में कथन सही है, कारण गलत है। चौथे ऑप्शन में कारण गलत है, कथन सही है। इस तरह से पहला ऑप्शन होगा कि कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यहां पर हमने ये बताया कि गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं क्या होती हैं, कहां चलती हैं। अब हर महासागर में जलधाराओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जो प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर में जलधाराएं कौन कौन सी चलती हैं। यहां पर आप ये देखें, हमने प्रशांत महासागर के बारे में यहां पर मैप बना ही दिए हैं, इसी पर हम देख लेते हैं। प्रशांत महासागरीय जलधाराओं के बारे में हम देख रहे हैं। प्रशांत महासागर की जलधाराएं, अटलांटिक महासागर की धाराएं और हिंद महासागर की जलधाराएं। प्रशांत महासागर में जो जलधाराएं चलती हैं, तो जो प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर जो जलधारा चलती है, जो गर्म जलधारा है, और इस गर्म जलधारा का नाम है क्यूरोसियो जलधारा। नाम दिया गया है क्यूरोसियो जलधारा। यह गर्म जलधारा है।
यही क्यूरोसियो जलधारा ध्रुवों की ओर चली जाती है। यहां पर देखिए जापान है, जापान के जो द्वीप हैं, इसके जापान के पश्चिमी तट से जो जलधारा विभाजित होकर के जाती है तो इसको सुसीमा जलधारा कहते हैं। सुसीमा जलधारा यानी कि क्यूरोसियो जलधारा को ही जापान के क्षेत्र में सुसीमा जलधारा या इसी को काली जलधारा के नाम से जानते हैं। जब ये जलधारा अलास्का के तट से टकराती है, दो भागों में विभाजित होती है और यही गर्म पानी अलास्का की खाड़ी में रोटेशन करने लगता है। अलास्का की खाड़ी में इसे अलास्का जलधारा कहते हैं। अलास्का जलधारा कैसी जलधारा है? तो यहां पर यह गर्म पानी ही क्यूरोसियो का आता है, इसलिए यह गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा है, अलास्का एक गर्म जलधारा है। अब यहां पर देखें तो जो ये ध्रुवीय क्षेत्रों से पानी बेरिंग सागर होते हुए प्रशांत महासागर में आता है तो इसको ओयासियो जलधारा कहते हैं। ओयासियो या इसी का दूसरा नाम है क्यूराइल जलधारा। और ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा, क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडा पानी बेरिंग सागर होते हुए प्रशांत महासागर में आता है। और यही क्यूराइल जो जलधारा है ये कैलिफोर्निया है, यूएसए का, और इस कैलिफोर्निया में इसका उसी के नाम पर नाम दिया गया है कैलिफोर्निया जलधारा। कैलिफोर्निया जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है और फिर ये विषुवत रेखा में पानी मिलता है। इधर आप दक्षिणी प्रशांत में देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये पूर्वी तट है, इसलिए इसे इस जलधारा का नाम पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कहते हैं। और ये जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। फिर यही पानी अंटार्कटिका महाद्वीप से तटीय क्षेत्रों से टकराते हुए और फिर ये पानी अपकेंद्री बल के द्वारा फिर से घूम करके आता है। ये पेरू का तट है, दक्षिणी अमेरिका में पेरू के तट पर इसको पेरू जलधारा, पेरू या इसी का नाम है हम्बोल्ट जलधारा कहते हैं। और ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। प्रशांत महासागर में चलने वाली जलधाराएं उत्तरी प्रशांत में देखेंगे क्यूरोसियो जलधारा। क्यूरोसियो जलधारा को ही जापान में सुसीमा जलधारा या काली जलधारा कहते हैं। यही जलधारा अलास्का के तट से टकराती है, जिससे अलास्का की खाड़ी में जो पानी घूर्णन करता है उसे अलास्का जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। ओयासियो जलधारा उत्तरी ध्रुव से प्रवाहित होते हुए बेरिंग सागर से होते हुए प्रशांत महासागर में आता है। कैलिफोर्निया के तट क्षेत्र में इसको कैलिफोर्निया जलधारा कहते हैं। ये ठंडी जलधारा है। इसके बाद दक्षिणी प्रशांत में ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ये गर्म जलधारा है। और यही जलधारा रोटेशन करते हुए पेरू देश के तट पर, जिसे हम्बोल्ट जलधारा या पेरू जलधारा कहते हैं, ये ठंडी जलधारा है। इस तरह से हम ये देखें कि प्रशांत महासागरीय जलधाराएं अलग से हम नोट करते हैं। प्रशांत महासागरीय जलधाराएं
प्रशांत महासागरीय जलधाराओं में हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में लिखते हैं जलधारा, जलधाराएं। दूसरे कॉलम में प्रकृति, प्रकृति का मतलब कि वो गर्म है कि ठंडी है, प्रकृति। और तीसरे में महासागर। अब महासागर में उत्तरी प्रशांत में है कि दक्षिणी प्रशांत में है। पहली जलधारा का नाम है, पहली जलधारा का नाम है क्यूरोसियो, क्यूरोसियो। क्यूरोसियो को ही सुसीमा कहते हैं, सुसीमा। सुसीमा जलधारा ब्रैकेट में लिखिए जापान, जापान में इसको सुसीमा कहते हैं। इसी को आबलिक करके काली जलधारा भी कहा जाता है, काली जलधारा, काली धारा। प्रकृति इसकी कैसी है तो ये गर्म है। कहाँ चलती है? उत्तरी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत। उत्तरी प्रशांत महासागर यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर में है तो उत्तरी प्रशांत, और विषुवत रेखा के दक्षिण में है तो दक्षिणी प्रशांत। फिर दूसरी जलधारा है अलास्का। अलास्का कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। कहाँ चलती है तो उत्तरी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत यानी कि कैलिफोर्निया के तट पर। देखिए 2 जलधाराएं क्यूरोसियो और अलास्का, ये दोनों गर्म जलधाराएं हैं। इसके बाद हम प्रशांत महासागर में ही एक जलधारा और देखते हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तीसरी है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कैसी है? गर्म है। कहाँ चलती है तो दक्षिणी प्रशांत में, क्योंकि विषुवत रेखा के दक्षिण में है तो दक्षिणी प्रशांत में। अब गर्म जलधाराएं 3 हमने लिखा, क्यूरोसियो, अलास्का और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई। ठंडी जलधारा में देखिए यहां शुरू करेंगे ओयासियो, या इसी का नाम है क्यूरोसियो, तो ओयासियो, ओयासियो। और आबलिक करके इसी को कहते हैं क्यूराइल, क्यूराइल। क्यूराइल जलधारा ये कैसी है तो ये ठंडी जलधारा है। कहाँ चलती है तो देखिए क्यूराइल कहाँ चलती है, ये कहा जाए बेरिंग सागर से होते हुए आती है, तो हम कहेंगे उत्तरी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत, या ब्रैकेट में लिखिए बेरिंग, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर में चलती है। इसके बाद कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जलधारा कैसी है? ठंडी। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जलधारा ये ठंडी जलधारा है। कहाँ चलती है तो उत्तरी प्रशांत में चलती है, उत्तरी प्रशांत। फिर इसके बाद एक जलधारा ठंडी बच रही है, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा। इसी क्रम में हम देखते हैं पेरू, या इसी का नाम है हम्बोल्ट जलधारा। ये ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। कहाँ चलती है? दक्षिणी प्रशांत में, दक्षिणी प्रशांत में चलती है। तो इस तरह से प्रशांत महासागरीय जलधाराएं, 6 जलधाराओं के बारे में हम अध्ययन करें। पहला जलधारा है क्यूरोसियो जलधारा। क्यूरोसियो जलधारा एक गर्म जलधारा है, उत्तरी प्रशांत में चलती है। अलास्का जलधारा ये गर्म जलधारा है, ये भी उत्तरी प्रशांत में अलास्का की खाड़ी में चलती है। तीसरी है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ये गर्म जलधारा है, ये दक्षिणी प्रशांत में चलती है। फिर ठंडी जलधाराओं में देखें तो ओयासियो या क्यूराइल जलधारा जो कि उत्तरी प्रशांत यानी कि बेरिंग सागर में चलती है। और कैलिफोर्निया जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा कैलिफोर्निया के तट पर उत्तरी प्रशांत महासागर में ये ठंडी जलधारा है। और चौथी अगली जलधारा है पेरू या हम्बोल्ट, ये ठंडी जलधारा है।
जो कि दक्षिणी प्रशांत में पेरू के तट पर चलती हैं। प्रशांत महासागर में एक और जलधारा है जिसका नाम है एल नीनो जलधारा। एल नीनो जलधारा कहाँ चलती है? एल नीनो जलधारा के बारे में हम यहां पर ध्यान दें। इसका नाम है एल नीनो। एल नीनो, एल नीनो जलधारा एक एल नीनो जलधारा अस्थायी जलधारा है। अस्थायी जलधारा, अस्थायी जलधारा है। दूसरी गर्म जलधारा है, गर्म है, इसका पानी गर्म है। अस्थायी का मतलब है कि ये परमानेंट हमेशा नहीं चलती है। यह 25 दिसंबर से चलना शुरू होती है और 5 से 7 वर्षों के अंतराल पर चलना शुरू होती है। यह चलती है, जैसे देखें कि जहां पर पेरू जलधारा है, पेरू जलधारा के विपरीत ये चलना प्रवाहित होती है, चलना प्रारंभ करती है। यहां पर ध्यान दें, जैसे हमने ये बताया था कि महासागर के पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा में जलधारा गर्म पानी प्रवाहित होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग अधिक गर्म हो जाता है, जिससे पानी ये वापस लौटने लगता है और ये लौटते हुए जहां पेरू जलधारा चलती है उसी के विपरीत ये प्रवाहित होने लगता है। एल नीनो जलधारा 3 अक्षांश से 36 अक्षांश के मध्य पेरू जलधारा के विपरीत प्रवाहित होती है। और ये देखिए विषुवत रेखा से इसका पानी लौटने लगता है, इसलिए ये पानी गर्म होता है। यहां पर जो चलने की जो समय होता है ये 25 दिसंबर से, यानी कि ये कह सकते हैं कि एल नीनो एक अस्थायी गर्म जलधारा है जो पेरू या हम्बोल्ट जलधारा के विपरीत प्रवाहित होती है। यह 25 दिसंबर से चलना प्रारंभ करती है। 25 दिसंबर से 25 दिसंबर से चलना प्रारंभ करती है। इसलिए अब 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं, इसलिए इसे क्रिसमस का बच्चा, क्रिसमस चाइल्ड कहते हैं। तो किस जलधारा को क्रिसमस चाइल्ड, क्रिसमस का बच्चा कहते हैं? एल नीनो जलधारा को कहते हैं। यह 25 दिसंबर से चलना प्रारंभ करती है। तो एल नीनो एक अस्थायी गर्म जलधारा है। यह पेरू या हम्बोल्ट जलधारा के विपरीत प्रवाहित होती है, 25 दिसंबर से चलना प्रारंभ करती है, इसलिए इसे क्रिसमस का बच्चा कहते हैं। अब फिर से क्वेश्चन का तरीका क्या होता है? एल नीनो कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। एल नीनो जलधारा चलना प्रारंभ करती है, 25 दिसंबर से चलना प्रारंभ करती है। क्रिसमस का बच्चा किस जलधारा को कहते हैं? एल नीनो जलधारा को कहते हैं। एल नीनो जलधारा के प्रभाव क्या हैं? यहां पर यह प्रभाव होता है कि महासागर के पूर्वी भाग में यहां पर तापमान जब अधिक होगा तो उसके पूर्वी, यानी कह सकते हैं कि महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी तट है यहां पर तापमान कम होगा, यहां पर तापमान कम होगा और यहां तापमान अधिक होगा।
अधिक तापमान के कारण यहां पानी का वाष्पन अधिक होगा, जिससे ये विषुवत रेखा का पानी इधर लौटने लगता है। लेकिन यहां तापमान कम होने से ये पानी कम आएगा। तापमान कम अगर अधिक कम हो गया तो तापमान कम होने से वायु दाब पर भी प्रभाव पड़ता है। जिन क्षेत्रों में तापमान, यानी कि इस क्षेत्र में तापमान कम होने से वायु दाब अधिक होगा, और यह वायु दाब देखिए इस तरह से हिंद महासागर तक, यहां पर हिंद महासागर है और यहां पर इंडिया है, हिंद महासागर तक इसका प्रभाव देखा जाए तो वायु दाब अधिक हो जाता है, वायु दाब अधिक होता है। तो जब हिंद महासागर तक वायु दाब अधिक हो जाएगा तो इससे मानसूनी हवाएं कम आएंगी, यानी कि मानसून कमजोर आएगा। कहा जाता है कि भारत में जो मानसूनी हवाएं आती हैं मई जून के महीने में आती हैं, और मई जून में तापमान अधिक होता है। कहते हैं कि जितना अधिक तापमान होगा उतने यहां पर वायुदाब कम होगा, और जब वायुदाब यानी कि हवाएं हल्की होकर के ऊपर उठ जाएंगी, वायुदाब कम होगा, तो आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो बड़ी तेजी से आएंगी, मानसून अच्छा आएगा, मानसूनी हवाएं तीव्र गति से आएंगी। लेकिन अगर मई जून के महीने में ही तापमान अगर कम है, वायुदाब अधिक हो जाए, गर्मी कम अगर भारत में पड़ती है, तो वायुदाब अधिक होने से, हवा का दबाव नीचे उतरने से जो मानसूनी हवाएं हैं वो नहीं आ पाएंगी या कम आएंगी। देखिए अल-नीनो जलधारा दक्षिणी प्रशांत, यानी कि दक्षिणी प्रशांत में जहां पेरू या हम्बोल्ट जलधारा के क्षेत्र में चलती हैं, लेकिन तापमान यहां पर कम होने से अपने हिंद महासागर में भी तापमान कम हो जाता है, जिससे वायुदाब अधिक होने से ये आने वाली मानसूनी हवाएं प्रभावित होंगी। अल-नीनो कहां चलती है लेकिन मानसून को कहां प्रभावित करती है, ये कह सकते हैं। क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जलधारा भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। अल-नीनो जलधारा भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो अल-नीनो से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अल-नीनो से पहला क्वेश्चन है कि अल-नीनो जलधाराएं कहां चलती हैं। अल-नीनो जलधाराएं दक्षिणी प्रशांत में चलती हैं। अल-नीनो जलधारा कैसी होती है? गर्म जलधारा होती है। अल-नीनो जलधारा अस्थायी जलधारा होती है। अल-नीनो जलधारा 25 दिसंबर को चलना प्रारंभ करती है, इसलिए इसे क्रिसमस का बच्चा कहते हैं। अल-नीनो जलधारा पेरू या हम्बोल्ट जलधारा के विपरीत प्रवाहित होती है। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब इसके अगले महासागर में अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हम देखते हैं। प्रशांत महासागर की जितनी भी जलधाराएं प्रमुख थीं हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। अब अटलांटिक महासागर की चलने वाली जलधाराएं कौन सी गर्म जलधाराएं हैं और कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं, तो हम यहाँ हेडिंग डालें अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं। अटलांटिक महासागरीय जलधाराओं में जो कि प्रमुख जलधारा आप नाम जानते होंगे, प्रमुख जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम बहुत ही फेमस है, लेकिन इसके अलावा भी जितनी भी जलधाराएं हैं उन पर भी हम अध्ययन करेंगे। देखिए हम मैप में जलधाराएं दिखाएंगे।
यह अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में इधर देखिए ये यूरोप है, यूरोप, ये अफ्रीका है, इधर ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, इधर ये दक्षिणी अमेरिका। यहां पर भी देखिए विषुवत रेखा की ओर पानी पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। इस तरह से पानी प्रवाहित होएगा और ये मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचता है। ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको खाड़ी, इसलिए इसको गल्फ, गल्फ माने खाड़ी या गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम माने होता है तीव्र प्रवाह। गल्फ स्ट्रीम जलधारा के नाम से इसको जानते हैं और ये इतनी तीव्र गति से प्रवाह होता है और इसके कई आगे चल करके कई धाराओं में ये विभाजित हो जाता है। ऐसे जहां पर इसको गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहते हैं और ये गर्म जलधारा है क्योंकि विषुवत रेखा से पानी ध्रुवों की ओर जाता है। यह विश्व की सबसे तीव्र गति से चलने वाली जलधारा, काफी चौड़ाई पर चलने वाली ये जलधारा है। आगे चलकर के जलधारा देखिए ये उत्तरी प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो कि ध्रुवों की ओर पानी चला जाता है। नॉर्वे देश है ये, नॉर्वे, नॉर्वे के उत्तरी भाग में ये पानी ध्रुवों की ओर चला जाता है। इसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। लेकिन इसके कई और भी शाखाएं विभाजित होती हैं। पहली इरमिंजर, इरमिंजर जलधारा, ये रैनले, रैनले जलधारा, इस तरह से ये कई भागों में विभाजित होती हैं। इधर से देखिए ये है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, और ये कनाडा है उत्तरी अमेरिका का। और ये यहां से जो पानी आता है ये डेविस जलसंधि है। डेविस जलसंधि से ये पानी, ठंडा पानी बहते हुए यहां पर आता है अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में और फिर देखिए विषुवत रेखा में आके पानी मिल जाता है। तो यहां गल्फ स्ट्रीम जलधारा इसको कहते हैं, वो सॉरी गल्फ स्ट्रीम नहीं, ये लैब्राडोर जलधारा, लैब्राडोर, लैब्राडोर जो कि डेविस जलसंधि में जो पानी प्रवाहित होकर के उत्तरी अटलांटिक में आता है इसे लैब्राडोर कहते हैं। और ये ठंडी जलधारा होती है और यही पानी प्रवाहित होते हुए विषुवत रेखा की ओर आता है। तो देखिए यहाँ कनारी द्वीप हैं अफ्रीका के पश्चिम में, इसलिए इसे कनारी जलधारा कहते हैं। कनारी जलधारा ये ठंडी जलधारा है। कई जगह किताबों में गर्म जलधारा भी दे रखा है, वो गलत लिखा है। हर जगह कई किताबों में दिया है गर्म जलधारा, यहां तक कि मैप में भी गर्म जलधारा दिखा रहे हैं, लेकिन ये कनारी ठंडी जलधारा होगी क्योंकि उत्तरी ध्रुव से ये पानी का प्रवाह होते हुए आता है। तो ये कनारी ठंडी जलधारा होगी। हालांकि हमने ये भी बताया है कि जहां किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर अगर ठंडी जलधाराएं चलती हैं तो वहां पर मरुस्थल पाए जाएंगे। तो कनारी जो ठंडी जलधारा है, इसी कनारी ठंडी जलधारा के प्रभाव से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। कनारी जलधारा के ही प्रभाव से सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। और देखिए ये विषुवत रेखा में दक्षिणी अटलांटिक में यहां अगर देखेंगे तो ये देखिए यहां फाकलैंड द्वीप है और ये ब्राजील है। तो ब्राजील के तट पर इसको कहते हैं ब्राजील जलधारा, ब्राजील जलधारा। ब्राजील जलधारा ये गर्म जलधारा है। फाकलैंड द्वीप के इधर पश्चिम से ये जो जलधारा प्रवाहित होगी दो शाखाओं में बढ़ जाता है।
तो इसे फॉकलैंड जलधारा भी कहते हैं, फॉकलैंड जलधारा। और ये यहाँ से फिर विषुवत रेखा की ओर पानी अपकेंद्री बल के द्वारा घूर्णन करेगा, जो कि अफ्रीका के पश्चिमी तट में चलने वाली जलधारा को बेंगुला जलधारा कहते हैं। बेंगुला ये भी ठंडी जलधारा है। और यहाँ बेंगुला जलधारा के प्रभाव से अफ्रीका में ये कालाहारी मरुस्थल बना है। कालाहारी ये मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल बनने का कारण बेंगुला जलधारा है, बेंगुला ठंडी जलधारा है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में पाया जाता है। अटलांटिक महासागरीय जलधाराओं में हम फिर से यहां पर लिख लेते हैं, अटलांटिक महासागर जलधाराएं। पहले कॉलम में जलधारा का नाम है, पहली जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी जलधारा है? तो प्रकृति में लिखेंगे गर्म। कहाँ चलती है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। उत्तरी अटलांटिक आ जाए, दक्षिणी अटलांटिक आ जाए तो उत्तरी अटलांटिक में चलती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। यूरोप का गर्म कंबल इसलिए कहते हैं कि अगर ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा के द्वारा गर्म पानी अगर यूरोप के तटों पर नहीं जाता तो यहां पर पूरे क्षेत्र में बर्फ से पानी जम जाता। जितने भी प्रमुख बंदरगाह हैं वो भी पानी बर्फ से ढक जाते। ये कह सकते हैं कि अगर गल्फ स्ट्रीम का गर्म पानी न जाता तो यूरोप में और ठंडी पड़ती, तटीय क्षेत्र पूरा बर्फ से ढक जाता, जितने भी बंदरगाह हैं वो भी बर्फ से ढक जाते। इसलिए गर्म पानी पहुंचने से तटीय भाग में पानी पिघला रहता है, बंदरगाह खुले रहते हैं, यातायात बाधित नहीं होता है और तापमान भी उतना कम नहीं हो पाता। इसलिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। तो यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। देखिए ये फ्लोरिडा का तट है, यूएसए का ये फ्लोरिडा है। तो फ्लोरिडा के तट पर इसको फ्लोरिडा जलधारा भी कहा जाता है, फ्लोरिडा जलधारा। तो ये भी गर्म है। तो देखिए फ्लोरिडा के तट में इसको फ्लोरिडा जलधारा, और ये ऊपर जाती है तो इसको गल्फ स्ट्रीम जलधारा, और ये उत्तर की ओर यूरोप के क्षेत्र में जाती है तो उत्तरी अटलांटिक, इरमिंजर और रेनेले में विभाजित हो जाती है। तो हम अगले क्रम में उसी की ही ये शाखाएं हैं, नाम चेंजेस हो रहे हैं। तो जैसे इसमें कहा जाए फ्लोरिडा, तो फ्लोरिडा जलधारा भी ये गर्म है उत्तरी अटलांटिक में। तीसरा कहें इरमिंजर जलधारा, ये भी गर्म है, ये भी उत्तरी अटलांटिक में है। फिर कहें रेनेले जलधारा, ये भी गर्म है, ये भी उत्तरी अटलांटिक में है। तो ये सब इसी के ही प्रकार है। इसके बाद हम देखें ब्राजील जलधारा, ब्राजील या फॉकलैंड के तट में फॉकलैंड जलधारा। तो ब्राजील जलधारा या अगला है फॉकलैंड जलधारा। लैंड जलधारा, ये कैसी जलधाराएं हैं? दोनों गर्म जलधाराएं हैं। कहाँ चलती हैं? तो दक्षिणी अटलांटिक में चलती हैं।
गर्म जलधाराएं अटलांटिक महासागर में जो गर्म जलधाराएं हैं, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, इरमिंजर, रेनले, ब्राजील, फॉकलैंड। इसके बाद हम इसी में देखेंगे कि ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं। तो ठंडी जलधाराओं में भी लेब्राडोर, लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर, लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी है। कहां चलती है? उत्तरी अटलांटिक में, अटलांटिक। फिर इसके बाद अगला है कनारी। कनारी जलधारा कैसी है? ठंडी है। कहां चलती है? उत्तरी अटलांटिक में। फिर इसके बाद है बेंगुला जलधारा। बेंगुला ये कैसी है? ठंडी है। कहां चलती है? तो दक्षिणी अटलांटिक में, अटलांटिक में, दक्षिणी अटलांटिक में। हमारी अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं कौन कौन सी हैं, और यहां मैप में भी आप देख रहे हैं। इसके बाद है हिंद महासागरीय जलधाराएं। हिंद महासागरीय जलधाराओं में यहां पवनों के माध्यम से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून या लौटने वाले उत्तर पूर्वी मानसून से भी जलधाराएं चलती हैं। तो देखिए जो हिंद महासागर है, यहां पर मैप में आपको देखना होगा। हिंद महासागर का देखिए ये लाल सागर है, ये फारस की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। विषुवत रेखा के दक्षिण में हिंद महासागर है। विषुवत रेखा के दक्षिण में हिंद महासागर है। इधर ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो देखिए जब मानसूनी हवाएं आती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं आती हैं, तो इनसे हवाओं के माध्यम से जलधारा भी प्रवाहित होकर के तटों पर टकराती है। तो इसे हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा। पहली जलधारा है दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा। कैसी है? तो देखिए यहां पर पानी हमेशा गर्म रहता है, क्योंकि गर्म क्षेत्रों पर यहां गर्म जलधाराएं होंगी, क्योंकि ध्रुवों पर पानी नहीं पहुंच पाता है, विषुवत रेखा से यहीं तक रहता है। और कहां चलती हैं? तो देखिए कहा जाए हिंद महासागर या उत्तरी हिंद महासागर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उत्तरी हिंद महासागर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो अरब सागर कामा बंगाल खाड़ी। फिर इसके बाद जब मानसूनी हवाएं वापस लौटेंगी, तो लौटने वाली मानसूनी पवनों को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तो यहां पर उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधाराएं, देखिए इसमें भी वही है, जलधाराएं। पहले कॉलम में जलधाराएं, दूसरे में प्रकृति, तीसरे में महासागर या सागर, महासागर, ये कॉलम में लिख रहे हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा ये भी गर्म है, क्योंकि पानी जो वापस भी होगा तो इसी क्षेत्र में तापमान अधिक होने पर ही
क्योंकि ध्रुव से पानी आता नहीं है, तो ये भी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चलती हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो दक्षिण में पूरा हिंद महासागर है, ये विषुवत रेखा में जो पानी पश्चिम की ओर प्रवाहित होगा, तो देखिए यहां तक इसको कहते हैं आगुलहास, आगुलहास जलधारा। और आगुलहास देखिए यहां मेडागास्कर है, तो मेडागास्कर से 2 भागों में बढ़ जाएगा पानी ऐसे। यहां पर फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर इसको मेडागास्कर के पूर्वी तट पर मेडागास्कर जलधारा, और मेडागास्कर और मोजाम्बिक देश के बीच में मोजाम्बिक जलधारा। तो तीसरी है आगुलहास, आगुलहास जलधारा। आगुलहास जलधारा ये गर्म है, कहां चलती हैं? तो हिंद महासागर, हिंद महासागर। और यही आगुलहास जलधारा 2 भागों में बटेगी, पहली मोजाम्बिक, मोजाम्बिक जलधारा, और दूसरी मेडागास्कर, मेडागास्कर जलधारा। ये दोनों कैसी होंगी? ये गर्म होंगी, कहां चलती हैं? हिंद महासागर में। अब हिंद महासागर में केवल एक ही जलधारा होगी जो कि ठंडी जलधारा होगी, और वो भी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, इसलिए इसको कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई। ऑस्ट्रेलियाई कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। और इसी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा के कारण ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट शुष्क रहता है, जिसे ग्रेट सैंडी मरुस्थल बनता है। तो केवल एक ही जलधारा है हिंद महासागर में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा है, और ये हिंद महासागर में चलती है। हिंद महासागर, तो हिंद महासागर की यही जलधाराएं हैं। दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा ये गर्म है अरब और बंगाल की खाड़ी में। उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा ये भी गर्म है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। अगुलहास जलधारा ये गर्म है हिंद महासागर में, और अगुलहास की ही 2 शाखाएं मोजाम्बिक और मेडागास्कर में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जो कि हिंद महासागर की एक मात्र यही ठंडी जलधारा है जो कि हिंद महासागर में चलती है। तो आज का विषय जो करंट जलधाराओं का अध्ययन था, तो आज यहीं तक है। अगले क्रम में हम वीडियो इसी के क्रम में देंगे। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।